अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। FIS सीरीज़ में आज हमारे पास पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। एक डिटेल लेक्चर रहा है पहले 3 लेक्चर्स में, लेकिन आज का लेक्चर काफ़ी शार्ट रहेगा। तो चलिए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, वन हु ईट्स फ्रूट्स, कि वो शख्स जो फ्रूट खाता है उसे हम क्या कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से है। ऑप्शन हैं एलोकेशन, काकोलॉजी, फर्जीवोर या नन ऑफ दीज। दोस्तों, एलोकेशन होता है, खताबत को कहते हैं। ठीक है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक कह सकते हैं आप। ठीक है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग मैं लिख देता हूँ। तो एलोकेशन होता है तकरीर करने का फ़न, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। काकालोजी की बात की जाए तो हम ये लास्ट लेक्चर में, यानी जो पिछला लेक्चर था आई थिंक, उसमें ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि हर वो वर्ड जिसमें काको आ जाएगा, यानी CACO, उसका जो मीनिंग होगा उस वर्ड में लाजमी तौर पर बैड यानी कि बुरा, ये लाजमी मीनिंग देगा। तो यहाँ पे काकालोजी है तो इसका मतलब इसका जो मीनिंग होगा उसमें बुरा का सेंस लाजमी आएगा। तो वन हु ईट्स फ्रूट, जो शख्स फल खाता है, इसमें ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है जो नेगेटिविटी को शो करे, जो बुरे का मीनिंग दे। जबकि काको बुरे का मीनिंग दे रहा है तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा। वैसे अगर इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो काकोलॉजी कहते हैं बैड दोस्तों, काकोलॉजी कहते हैं बैड राइटिंग को। ठीक है, लॉजी जो होता है, लॉजी का मीनिंग होता है राइटिंग। ठीक है, या वर्ड्स आप कह सकते हैं लॉजी को। तो बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स जो होता है या बैड चॉइस ऑफ डिक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं, काकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है फर्जी वोर। रूट वर्ड याद रख लीजिएगा कि वोर वर्ड जो है, ये जब भी किसी वर्ड में यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब होता है वहाँ पे खाने के मुतल्लिक। ठीक है, खाना, कोई चीज़ खाने को वोर कहते हैं। जिस तरह ओमनीवोर एक लफ्ज़ है। ओमनीवोर किसे कहते हैं, वो शख्स जो सब कुछ खा सकता है। ठीक है, चाहे वो गोश्त हो चाहे वो सब्ज़ी हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहा करते हैं ओमनीवोर। अब यहाँ पे वोर है तो वोर से हमें पता चल जाएगा कि ये भी खाने के मतलब है, और यहाँ पे फर्जी में भी वोर था, उसका मतलब ये भी खाने के मुतल्लिक ही रहेगा। अब यहाँ से हम इजीली ये चीज़ सीख सकते हैं कि जो शख्स फ्रूट खाता है, यहाँ पे खाता का सेंस आ रहा है और फर्जी वोर में भी खाने का सेंस मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्जी वोर, वोर से आप पहचान सकते हैं कि वोर है तो इसका मतलब कुछ खाने की बात की जा रही है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वन हु टॉक्स इन स्लीप, बाज़ लोगों को होती है ये बीमारी के, वो बेचारे नींद में बातें कर रहे होते हैं। तो ऐसे शख्स जो नींद में बातें करता है, बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंसोमनिया। ठीक है, इंसोमनिया। अब इंसोमनिया जो वर्ड है ये होता है स्लीपलेसनेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, यानी वो बंदा जो सो नहीं पाता उसे हम कहते हैं स्लीपलेसनेस, नींद ना आने की हालत होना, इंसोमनिया। आप यहाँ पे भी रूट वर्ड याद कर लीजिएगा। ये जो सोमनिया लफ्ज़ है आई एम सॉरी जी, सोमनिया जो वर्ड है इसका मैनी, हमेशा आप जब भी किसी वर्ड में ये लफ्ज़ ये लेटर इस्तेमाल हो जाए सोमनिया, तो वहाँ पे उस लफ्ज़ का जो मैनी बनेगा वहाँ पे कुछ ना कुछ स्लीप यानी कि नींद के बारे में लाजमी उसका मैनी होगा। जिस तरह यहाँ पे इसमें सोमनिया था तो इसका मतलब जो मैनी है इसका, उसमें देखें स्लीप लफ्ज़ लाजमी आ गया। यहाँ पे भी सोमनी है तो इसका मतलब इसका भी जो मैनी होगा उसमें भी लफ्ज़ स्लीप तो लाजमी होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सोमना है तो इसका मतलब इसमें भी लफ्ज़ स्लीप तो लाजमी है।
ऑप्शन डी में तो नन ऑफ दीज है, उसको हम बात नहीं उसकी करते। अच्छा, अब जो शख्स नींद में बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? इंसोम्निया, तो उसे कहते हैं जो सो ही नहीं सकता, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। बाकी हमारे पास है ऑप्शन बी में सोमनी लोक्वेस्ट। लोक्वेस्ट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में कि वर्ड जो है लकवा, लकवा जो वर्ड है इसका मीनिंग आप क्या करते हैं, आप लकवा से हमेशा मुराद लेते हैं स्पीक, ठीक है, स्पीक बोलना। तो सोमना होता है, सोमनिया होता है स्लीप, तो सोमनी लिक्विस्ट मीन्स जो नींद में बोले उसे हम क्या कहते हैं? सोमनी लिक्विस्ट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए सोमनैम्बुलिस्ट की तो लफ्ज़ है हमारे पास एक एम्बल। एम्बल का मैनी होता है जी वॉक करना, ठीक है, एम्बल मीन्स वॉक करना, और पीछे सोमना लगा हुआ है तो मतलब नींद। तो नींद में अगर कोई वॉक करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, आई मेट हर एंड शी वाज आस्किंग खाली जगह योर हेल्थ। कि मैं उससे मिला था और वो पूछ रही थी आपकी हेल्थ के बारे में। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, पेपर्स में फ्रेजल वर्ब्स तो लाजमी आया करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स इडियम्स ये पेपर का एक लाजमी पार्ट रहते हैं। तो आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है हमारे पास। आस्क फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी से किसी चीज़ को मांगना हो। तो इसका मतलब अगर आप टू डिमांड करना चाहते हैं, आस्क फॉर मीन्स टू डिमांड समथिंग, ठीक है, किसी से कोई चीज़ की डिमांड करना उसे हम कहते हैं आस्क फॉर। तो यहाँ पे किसी से कोई किसी चीज़ की भी डिमांड तो नहीं की जा रही, तो आस्क फॉर यानी ऑप्शन ए तो हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद है आस्क आउट। आस्क आउट का मैनी होता है किसी को डेट वगैरह पर लेके जाना, ठीक है, तो आस्क आउट मीन्स डेट पर ले जाना। तो यहाँ पे आस्क आउट भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मैनी होता है किसी से किसी की सेहत, किसी के हाल चाल के बारे में पूछना। तो हमारा जो ये सेंटेंस है इसमें भी सेहत के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप आस्क आफ्टर को यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास एक और फ्रेजल वर्ब होती है जिसको हम कहते हैं आस्क अबाउट। आस्क अबाउट का मैनी भी होता है किसी से कुछ पूछना, ठीक है, लेकिन अगर आप हेल्थ की बात करें, अगर आप किसी से हाल उसका पूछ रहे हैं, उसकी सेहत के बारे में आप कुछ इंक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपकी इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ हैं तो आप आस्क आफ्टर को प्रेफर करते हैं। और अगर आप किसी से वैसे किसी बात को पूछते हैं, किसी भी मौजू को पूछते हैं, या किसी चीज़ के बारे में या किसी इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ पूछते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आप आस्क अबाउट को प्रेफर किया करते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था इसमें सबसे सूटेबल जो वर्ड है वो आस्क आफ्टर होता है, तो ऑप्शन सी हम करेक्ट कंसिडर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट आर डेंजरस टू डील विद, ठीक है, ईडियम्स में से क्वेश्चन लिया गया है कि ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी मुश्किल हो या उसके साथ निपटना काफ़ी खतरनाक हो, काफ़ी मुश्किल हो, किस चीज़ के साथ निपटना काफ़ी मुश्किल हो या काफ़ी ख़तरनाक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन ए है अ हार्ट पोटैटो। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही है। किसी मुश्किल सिचुएशन को फेस करना, उसको डील करना, टैकल करना अ हार्ट पोटैटो कहलाता है। मिसाल है, मैं अगर लिखता हूँ TERRORISM, टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म इज a political hot potato these days। अब ये जो दोस्तों हमारे पास सेंटेंस है
टेररिज्म इज़ अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो दीज डेज। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आजकल इन दिनों में टेररिज्म का जो ख़तरा है उसको डील करना काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, मुश्किल हो गया। टेररिज्म की लानत से निमटना काफ़ी मुश्किल हो गया है, काफ़ी डेंजरस हो गया है। बाकी बचे हमारे पास ऑप्शन बी है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ऐड इंसल्ट टू इंजरी आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने मैनी लेना हो टू मेक, यानी अगर कोई एक पहले से बुरी सिचुएशन है उसको मज़ीद अगर आप बुरा कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, बुरी पहले से ही बुरे हालात है उसको मज़ीद बुरा करना, ख़राब करना। तो ऐसी सूरत में आप यूज़ कर सकते हैं ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसके बाद है एन आर्म एंड अ लेग। एन आर्म एंड अ लेग का जो हमारे पास यूजेज होता है ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कहना चाहते हो कि ये जो चीज़ है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रकम खर्च होगी, ठीक है। यानी अगर आप कहना चाह रहे हैं किसी को ये चीज़ बहुत कॉस्टली है, ठीक है, तो आप उसको एन आर्म, कॉस्टली चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं एन आर्म एंड अ लेग, यानी ये इतनी ज़्यादा महंगी है कि इसके लिए एक बाजू और एक टांग चली जाएगी। मुहावरा है ना, तो इसका मैंने ये लिया जाएगा टू यूज़ या स्पेंड आप कह सकते हैं, ठीक है, स्पेंड ऑफ अ लॉट ऑफ मनी या बीइंग वेरी कॉस्टली कोई चीज़ है तो उसको आप उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं एन आर्म एंड अ लेग। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही था, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और डेंजरस टू डील विद, उसका करेक्ट आंसर होगा अ हार्ड पोटैटो। इसके बाद हमारे पास करेक्शन में एक सेंटेंस है द वाटर ऑफ द रिवर, दरिया का जो पानी था, रिसीडेड बैक, वापस चला गया आफ्टर द फ्लड, ठीक है। दरिया का जो पानी, जो सैलाब का जो पानी था वो क्या हुआ, वो सैलाब का पानी वापस फ्लड के बाद दरिया में चला गया। तो इसमें एरर हमने ढूंढनी है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो द वाटर ऑफ द रिवर में कोई एरर नहीं है। उसके बाद रिसीडेड बैक, तो बस यहीं पे हमारी गलती है, ऑप्शन जो बी है इसमें गलती थी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें गलती क्या है दोस्तों, हमारे पास चंद वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास प्रीफिक्स लगा होता है री। आपने याद रखना है कि प्रीफिक्स जो है री, ये जिस वर्ड के साथ भी लगा हो उसके बाद कभी भी भूल के भी हमने बैक का इस्तेमाल, द वर्ड जो बैक है इसका इस्तेमाल नहीं करना होता। मिसाल है, चंद वर्ड्स मैं आपके सामने लिखता हूँ, रिटर्न, तो रिटर्न बैक आप नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले री लगा हुआ है। इसी तरह रिट्रैक्ट, रिट्रीट हो गया, रिकॉल हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद रीइम्बर्स हो गया या विदड्रा हो गया। ये विदड्रा बस आप याद साथ वैसे रख लीजिएगा। ये जो वर्ड्स हैं, और रिसीड मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा था तो मैंने दोबारा नहीं लिखा। तो ये कितने वर्ड्स हैं, रिसीड 1 2 3 4 5 6 7, दोस्तों 7 वर्ड्स हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इन्हें याद करना। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा कि इनके बाद कभी भी वर्ड बैक हम यूज़ नहीं किया करते। 7 वर्ड्स को आसान सा तरीका ये है कि हर वो वर्ड जिसमें प्रीफिक्स री लगा होगा, ठीक है, उसके बाद आगे चल के हमने बैक का इस्तेमाल भूल के भी नहीं करना। तो ये हमारे आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।